यस स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो पीएफ के बारे में डिटेल से देखा था कि पीएफ को किस तरह से टैक्सेबल करवाया जाता है और मॉनेटरी सैलरी के 10 पार्ट हम पढ़ चुके थे। पीएफ का क्वेश्चन जब आएगा तब मैं आपको उसको सॉल्व करवाऊंगा, आप उस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश भी करें। आज हम जो है इससे नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा अनुलाभ परक्विजिट्स, इसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अनुलाभ, जिसे हम गैर मौद्रिक आय भी कहते हैं, वो क्या है। गैर मौद्रिक आय से मतलब मुद्रा के रूप में न मिल करके मुद्रा तुल्य किसी भी प्रकार की सुविधा के रूप में यदि वेतन दिया जाता है या कोई सुविधा दी जाती है तो उसे नॉन मॉनेटरी सैलरी या अनुलाभ कहते हैं। अनुलाभ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग है अनुलाभ का वो है टैक्सेबल फॉर ऑल, मतलब समस्त कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। जो दूसरा भाग है वो है सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त अनुलाभ, और जो तीसरा भाग है केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। तो सबसे पहले हम जानें कि सभी कर्मचारियों के लिए जो अनुलाभ है वह किस तरह से कर योग्य होते हैं। तो उसमें सबसे जो पहला बिंदु है वो है RFHA, रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन। रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन से मतलब क्या, यानी किराया मुक्त मकान की सुविधा। किराया मुक्त मकान की सुविधा का जो मीनिंग है वो ये है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को रहने के लिए मकान दे दिया जाता है और वह मकान उसे फ्री में दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कहीं और जाकर के वह कर्मचारी मकान लेता तो उसे कुछ न कुछ पेमेंट करना होता, इसलिए इसे कहते हैं रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन, और ये टैक्सेबल होता है। यानी वेतन की तरह ही क्या दिया जा रहा है, रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन दिया जा रहा है। अब इसके क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे कैसे टैक्सेबल होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को यदि इस तरह की कोई सुविधा मिली हुई है तो वह पूरी की पूरी कर मुक्त है। सबसे पहले ध्यान दें, यदि सरकारी और गैर अर्ध सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधा मिली हुई है तो यह पूरी की पूरी क्या होगी, कर मुक्त होगी, या यूँ कह दें कि इसका मूल्य शून्य होगा। क्योंकि अब हम सुविधाओं का मूल्य देख रहे हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस सुविधा का मूल्य क्या होगा, शून्य होगा। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य कर्मचारियों की, तो अन्य कर्मचारियों में हमको 2 प्रकार से इसे डील करना होगा। पहला हो सकता है कि नियोक्ता का खुद का मकान हो, यानी नियोक्ता का स्वयं का स्वामित्व का यदि मकान है और वो रहने के लिए दिया गया है तो उस स्थिति में हमें किस प्रकार से इस सुविधा की वैल्यूएशन टैक्सेबल करवानी है। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ सुविधा का मूल्य देखा जाएगा, ना कि कर मुक्ति। जैसे मैंने कहा सरकारी और अर्ध सरकारी के लिए सुविधा का मूल्य क्या है, शून्य है। उसी प्रकार से यहाँ अगर मैं बात करूँ तो अन्य कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का स्वयं का मकान होने पर यह देखा जाता है कि वह कहाँ रह रहा है। यदि वह 10 लाख से कम की आबादी में रह रहा है, क्या कर रहा है, 10 लाख से कम की आबादी में यदि रह रहा है तो ऐसी स्थिति में जो भी उसका वेतन है उसका 7.5% इस सुविधा का मूल्य माना जाएगा। यदि वह 10 लाख से अधिक व 25 लाख तक की आबादी में रह रहा है, यानी 10 लाख से तो प्लस और 25 लाख तक की अगर आबादी है तो ऐसे स्थान पर यदि वह रह रहा है तो इस सुविधा का मूल्य 10% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। फिर तीसरा बिंदु, यदि वह 25 लाख से अधिक की आबादी में रह रहा है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास की तो आबादी क्लियर कट है कि 25 लाख से अधिक है। आपको क्वेश्चन में यदि वह आबादी नहीं दे तो आप सिटी के हिसाब से थोड़ा आइडिया लगाएंगे। वैसे आइडियाज़ नहीं होते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, आप उसी के अनुसार करेंगे सारा। तो 25 लाख से अधिक की आबादी है तो वेतन का 15% इस सुविधा का मूल्य माना जाएगा। राइट। अब
हमको यह और ध्यान देना होता है इसमें कि यह जो सुविधा दी गई है मकान की, यह फर्निश्ड हाउस है या अनफर्निश्ड हाउस है। फर्निश्ड का मतलब टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, बेड यदि सब कुछ लगा करके दे रहा है तो वह फर्निश्ड हाउस होता है। और यदि टीवी, बेड, सोफ़ा वगैरह कुछ नहीं लगा करके दे रहा है तो अनफर्निश्ड हाउस होता है। यदि फर्निश्ड हाउस की सुविधा दी गई है तो फर्नीचर का मूल्य भी इसमें जोड़ा जाता है। किस तरह से जोड़ा जाता है इस सुविधा में, वो सुने आप। आपने पहला तो 7.5, 10 या 15% ऑफ सैलरी कर लिया। अब 7.5, 10 या 15% ऑफ सैलरी का जो भी रिजल्ट आता है, सैलरी क्या वो मैं बताऊंगा आपको आगे कि सैलरी में क्या क्या जोड़ा जाता है। ये करने के बाद हम फर्नीचर की सुविधा और जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? देखो, फर्नीचर भी ऐसा हो सकता है कि नियोक्ता किराए पर लाया हो, ऐसा हो सकता है कि नियोक्ता उसका स्वामी हो। यदि नियोक्ता फर्नीचर का स्वामी है तो फर्नीचर की लागत का 10% इस सुविधा में और जोड़ दिया जाएगा। वह सुविधा का मूल्य कहलाएगा कर योग्य सुविधा का मूल्य। और यदि फर्नीचर किराए पर लेकर के आया है नियोक्ता, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जितना किराया फर्नीचर का पे किया गया है, अब यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, यदि यह सुविधा 4 महीने के लिए है तो 4 महीना ही जुड़ेगा। यदि यह सुविधा 2 महीने के लिए तो 2 महीने जुड़ेगा, और 12 महीने के लिए तो 12 महीने का कैलकुलेशन होगा। यदि किराया दे करके लेकर के आए हैं, ये फर्निश्ड करवाया है, तो किराए का संपूर्ण जो भी पेमेंट है वह इस सुविधा के मूल्य में जोड़ दिया जाएगा, यानी 7.5, 10 और 15% ऑफ सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। यह RFHA का मूल्य होगा। कब? जब नियोक्ता स्वयं मकान का स्वामी हो। आगे बढ़े। इसके बाद की बात यदि मैं करूं कि नियोक्ता मकान का स्वामी नहीं हो और नियोक्ता ने भी क्या कर रखा हो, किराए पर लेकर के वह मकान सुविधा के रूप में दे रखा हो। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो सुनिएगा ध्यान से। ऐसी स्थिति में वेतन का 15% या वास्तविक किराया जो नियोक्ता द्वारा चुकाया गया है, जो दोनों में से कम हो, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस इज द वैल्यू ऑफ RFHA, रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन की वैल्यू, वह कर योग्य वैल्यू हो जाएगी। अब सुने, इसके अंदर भी ऐसा का ऐसा, जैसे यदि ये फर्निश्ड हो तो फर्नीचर के अंदर अगर कॉस्टिंग है आपके पास यानी खरीदा हुआ है तो 10% जोड़ दीजिए, खरीदा हुआ नहीं है तो आप क्या कीजिए, जो भी किराया फर्नीचर का पेमेंट किया गया है नियोक्ता द्वारा, वह भी इस सुविधा में जोड़ दिया जाएगा। ये तो बात हुई आपकी तीनों स्थितियों की। अब मैं इसी के साथ जोड़ता हूँ सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो, यहाँ वेतन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैलरी। देखो, आपने पहले देखा HRA जब हमने कैलकुलेट किया था तो सैलरी का मीनिंग क्या था। HRA में सैलरी का मीनिंग था बेसिक पे प्लस DA इफ अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल प्लस कमीशन इफ अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल। इसी तरह से मैंने आपको PF करवाया। PF में भी मैंने कहा था आपसे कि व्हाट इज़ द 12% ऑफ सैलरी, देन सैलरी क्या होगी, तो वहाँ भी मैंने आपसे कहा था कि सैलरी का जो मीनिंग होगा वह क्या होगा, बेसिक पे प्लस DA इफ अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल प्लस कमीशन इफ अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल। दोनों जगह सिमिलर मामला था, PF में और HRA में। यहाँ सैलरी का मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ सैलरी में आपको बेसिक पे जोड़नी है, DA जोड़ना है यदि सर्विस रूल के अकॉर्डिंग हो, कमीशन जोड़ना है ऑलवेज, चाहे वह फिक्स कमीशन हो और चाहे वह पार्ट ऑफ सैलरी कमीशन हो यानी परसेंटेज ऑफ सेल्स कमीशन हो। दोनों ही स्थितियों में कमीशन को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब अगर इसके बाद की बात मैं करूं तो इसमें और भी जुड़ेगा क्या, बोनस जुड़ेगा, टैक्सेबल जितने भी अलाउंसेस है वो जुड़ेंगे। पार्टली टैक्सेबल यदि अलाउंसेस है तो उनका टैक्सेबल पार्ट क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा क्या जुड़ेगा, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, इसके अलावा EL, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्न लीव की अगर कोई सैलरी है करंट ईयर में रिसीव कर ली गई है तो वह भी इसमें जोड़ी जाएगी। और इसके अलावा अदर कोई मॉनेटरी रिसीव्ड अगर हो रही है यानी मुद्रा के रूप में अगर और कोई पैसा भी आपको रिसीव हो रहा है तो वो सब। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, यदि अन्य नियोक्ता के यहाँ कार्य करता है कोई कर्मचारी और वहाँ से भी वेतन लेता है वो कर्मचारी, तो उसको भी क्या किया जाएगा, इसकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि अगर वो रह रहा है उस घर में तो निश्चित रूप से काम उसके लिए भी कर रहा है, तो वहाँ से कुछ मिलता है उसे, तो वह भी क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। क्या क्या लेंगे, सबसे पहले बेसिक पे लेंगे, बेसिक पे के बाद DA जोड़ेंगे यदि सर्विस रूल के अकॉर्डिंग हो, तीसरे नंबर पर कमीशन ऑलवेज जोड़ेंगे, चौथे नंबर पर बोनस जोड़ेंगे, उसके बाद टैक्सेबल अलाउंसेज जोड़ेंगे और पार्टली टैक्सेबल का टैक्सेबल पार्ट जोड़ेंगे। इसके अलावा कोई EL इसी करंट ईयर में मिल गई तो जोड़ेंगे, अदर मॉनेटरी कोई रिसीव हो रही है तो जोड़ेंगे, अदर कोई नियोक्ता से कुछ प्राप्त हो रहा है तो वह भी इसमें जोड़ दिया जाएगा।
दिस इज़ द वैल्यू ऑफ RFHA। आप मेरे द्वारा भेजे गए PDF नोट्स को पढ़िए, पहले तो पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिए, फिर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे RFHA के बारे में तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। अब RFHA से जुड़ा हुआ एक और जो है पॉइंट है वो है कंसीशनल रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन। व्हाट इज़ द कंसीशनल रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन? कंसीशनल क्या? कंसीशन का मतलब यदि उस मकान को नियोक्ता कर्मचारी को देने के बदले यदि कुछ पैसा वसूल लेता है, पूरा पैसा नहीं वसूलता, कुछ पैसा वसूल लेता है, या पूरा भी वसूल ले तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर कुछ पैसा वसूलता है तो इस RFHA की कैलकुलेशन करके जितना पैसा नियोक्ता ने कर्मचारी से लिया है वह क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। जैसे ही वह पैसा घटाया जाएगा वही वैल्यू ऑफ अ कंसीशनल रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, याद रखना है, ध्यान रखना है इस पॉइंट को। RFHA रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन जनरली आप ध्यान रखें, जब HRA दिया जाता है तब रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन नहीं दी जाती है, और जब RFHA दिया जाता है तो HRA नहीं दिया जाता। ये जनरली होता है। अब जितने समय के लिए RFHA की वैल्यूएशन है सभी चीज़ उतने ही समय के लिए, मतलब रिलेटेड टाइम को आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, जैसा हमने HRA में ध्यान रखा था। यदि आपने यहाँ पर रिलेटेड टाइम को डिस्टर्ब किया तो फिर उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन का आंसर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।